हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे इंट्रोडक्टिव मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे बैंकिंग। इस बैंकिंग के नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करें। लास्ट टॉपिक हमारा था कमर्शियल बैंक, और कमर्शियल बैंक के हमने यहाँ पे फंक्शंस डिस्कस किए थे कि कमर्शियल बैंक होते क्या है एंड कमर्शियल बैंक के काम क्या होते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि हमारे सेंट्रल बैंक क्या होता है और इस सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले सेंट्रल बैंक को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। सेंट्रल बैंक को हम लोग यहाँ पे RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, अगर कहीं पे RBI लिखा जाता है या सेंट्रल बैंक लिखा आता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम अपनी क्लास, जो हमारी है सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शंस। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेंट्रल बैंक होता क्या है। सेंट्रल बैंक इट इज एन एपेक्स बैंक। सबसे पहले वो क्या है, वो सबसे बड़ा और सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी वाला बैंक है विच कंट्रोल इंटायर बैंकिंग ऑफ अ कंट्री। सेंट्रल बैंक इट इज एन एपेक्स बैंक दैट कंट्रोल द इंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री। मेरा जो सेंट्रल बैंक है यानी जो मेरी RBI है, वो मेरी कंट्री के अंदर जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उन सारे कमर्शियल बैंक्स को वो कंट्रोल करता है। या हमारी कंट्री में जो भी बैंकिंग सिस्टम्स अवेलेबल हैं, जितने भी तरह के बैंक्स हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, उन सारे बैंक्स को कंट्रोल, रेगुलेट एंड जो मैनेज करने का काम होता है वो मेरा होता है सेंट्रल बैंक यानी कि मेरे RBI। RBI के बहुत सारे रोल होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं टुवर्ड द बैंक्स, टुवर्ड द गवर्नमेंट, टुवर्ड्स द इकोनॉमी। ठीक है, बहुत सारे रोल वो प्ले करता है। तो आज हम लोग उन्हीं रोल्स पे कुछ बात करेंगे। तो हमारे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे फंक्शंस के ऊपर, द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक समझ में आ गया होगा, एपेक्स बैंक है, सारी चीजों को कंट्रोल और रेगुलेट करता है। आज हम लोग जो है वो बात करेंगे अपने फंक्शंस के बारे में। पहला जो मेरा सेंट्रल बैंक का फंक्शंस है, बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। सेंट्रल बैंक के पास सोल अथॉरिटी होती है या मोनोपोली राइट्स होते हैं कि यहां पे हम सोल अथॉरिटी है। सोल अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया, मेरे पास एक अकेला अधिकार है कि हम गुड्स मतलब नोट प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ कंट्री के अंदर सेंट्रल बैंक या RBI ही ऐसी है जो कि हमारे नोट प्रिंट कर सकती है, और जिस नोट को RBI प्रिंट करती है वो हमारे लीगल टेंडर ऑफ मनी कहलाते हैं। क्योंकि उनको RBI प्रिंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिंट करती है, सेंट्रल बैंक प्रिंट करती है, इसी वजह से उन करेंसी को हम लोग लीगल टेंडर बोलते हैं। उन लीगल टेंडर ऑफ मनी में मेरे दो तरह की मनी आती है, क्वाइंस एंड पेपर नोट्स। क्वाइन हम लोग मिंट करते हैं, मतलब पीट पीट के ठोक ठाक के एकदम उसको गोल गोल बनाते हैं। पेपर नोट हम लोग प्रिंट करते हैं। क्वाइन मिंट होते हैं, पेपर नोट प्रिंट होते हैं। बात समझ में आ गई। तो सेंट्रल बैंक का जो मेरा पहला काम है वो है मेरा बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नोट इशू करते हैं। सेंट्रल बैंक का पहला जो काम होता है वो क्या होता है, नोट इशू करने का काम होता है। बात समझ में आ गई। दूसरा होता है बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक का मतलब यहां पे क्या होता है कि जो सेंट्रल बैंक है वो हमारे बैंकिंग सिस्टम के लिए या जो मेरे कमर्शियल बैंक है उनके लिए भी एज अ बैंकर का काम करता है। अब कमर्शियल बैंक के लिए बैंकर कैसे होगा, पहला इट इज अ बैंकर, ये मेरा बैंकर है। बैंकर कैसे है कि अगर कभी कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत पड़ गई तो RBI उन्हें लोन दे देता है। प्लस RBI उनसे ये भी कहता है कि अगर आप चाहो या ना, मतलब अगर आप चाहो तो आप हमारे पास एज अ डिपॉजिट के तौर पे कुछ पैसा रख सकते हैं। जैसे हम लोग कमर्शियल बैंक में रखते हैं ना, उसी तरह सेंट्रल बैंक भी कमर्शियल बैंक को ये परमिशन देता है या ये उसको आप कह सकते हो अपॉर्चुनिटी देता है कि कमर्शियल बैंक अगर चाहे तो सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट भी रख सकता है, और अगर कमर्शियल बैंक चाहे तो वो सेंट्रल बैंक से लोन भी ले सकता है। तो जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक के लिए एज अ बैंक काम कर रही है कि वो उसका डिपॉजिट भी ले रही है और उसको लोन भी दे रही है। तो जो सेंट्रल बैंक है वो हमारे बैंक के लिए एज अ बैंकर का काम करता है। सेकंड, एज एन एजेंट।
एजेंट का मतलब क्या हो गया कि जो मेरे सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक के बिहाफ पे कई बार सिक्योरिटीज क्या परचेज या सेल कर देता है, या कई बार सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक के बिहाफ पे बहुत सारी सिक्योरिटीज में ट्रांजैक्शंस कर देता है। तो वो एज एन एजेंट का काम भी करता है, मतलब उनके बिहाफ पे बहुत सारे एक्टिविटीज, मतलब कमर्शियल बैंक के बिहाफ पे बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो सेंट्रल बैंक प्ले कर देता है। तीसरा आता है फाइनेंशियल एडवाइजर। जो मेरा सेंट्रल बैंक है वो मेरे बैंक्स के लिए एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर भी काम करता है। वो मेरे कमर्शियल बैंक को बताता है कि आपको कब पैसा इन्वेस्ट करना है, कब नहीं करना है, कब आपको लोनिंग देनी है, कब लोनिंग नहीं देनी है, कब आपको लोनिंग पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करना है, कब आपको लोनिंग पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम चार्ज करना है, कब आपको सेविंग पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करना है, कब आपको सेविंग पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम चार्ज करना है। तो यहाँ पे जो मेरा बैंकर्स बैंक है, तो जो मेरा सेंट्रल बैंक है वो मेरे कमर्शियल बैंक के लिए एज अ बैंक, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, एज एन एजेंट, इन तीनों तरीके से रोल प्ले करता है। प्लस सेंट्रल बैंक ये तीनों रोल हमारी गवर्नमेंट के लिए भी प्ले करता है। मतलब जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट को भी कई बार लोन देता है, लोन से डिपॉजिट लेता है। सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के लिए भी एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर वर्क करता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे कमर्शियल बैंक गवर्नमेंट के लिए भी एज एन एजेंट के तौर पे सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग कर लेता है। तो ये बैंकर, एजेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक के लिए भी होता है और गवर्नमेंट के लिए भी होता है। तो इसको हम लोग बैंकर्स बैंक और बैंकर्स टू द गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है मेरा लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर का मतलब होता है जो इंसान आपको कोई सामान देता है, उधार देता है, किराए पे देता है, उसको बोलते हैं लेंडर। जो सामान देता है उसको बोलते हैं लेंडर। जैसे जो बेचता है उसको सेलर बोलते हैं, उसी तरह जो किराए पे देता है या जो उधार देता है उसको लेंडर बोलते हैं। तो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब हो गया कि कभी भी अगर कमर्शियल बैंक के पास इमरजेंसी आ गई कि कमर्शियल बैंक को बहुत पैसा चाहिए और अर्जेंट चाहिए और उसे कहीं से पैसा नहीं मिल रहा है, तो जो मेरा आरबीआई होता है या जो मेरा सेंट्रल बैंक होता है वो उनके लिए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी होता है। मतलब एक आखिरी उम्मीद कि अगर कमर्शियल बैंक को कहीं से पैसा नहीं मिल रहा है तो वो सेंट्रल बैंक के पास जाके पैसा ले सकती है, और सेंट्रल बैंक ही उसकी आखिरी उम्मीद होती है जहां से उसे पैसा मिल सकता है, अगर सभी लोग उसे पैसा देने से मना कर देते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, कि हमारा जो सेंट्रल बैंक होता है वो मेरे कमर्शियल बैंक के लिए एक आखिरी उम्मीद या एक आखिरी रिजॉर्ट होता है जहां से उसे लोन मिल सकता है। नेक्स्ट आता है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कस्टोडियन का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कस्टोडियन का मतलब होता है सेवर या फिर मैनेजर। तो जो मेरा सेंट्रल बैंक होता है वो मेरा फॉरेन एक्सचेंज यानी कि जो मेरी फॉरेन करेंसीज है उनको सेव भी करता है एंड उनको मैनेज भी करता है। सेव इसलिए करता है कि फ्यूचर में अगर हमें कुछ इंपोर्ट कराना पड़ जाए तो मेरे पास करेंसी अवेलेबल हो, और मैनेज इसलिए करता है कि ना मेरे पास फॉरेन करेंसी ज्यादा हो जाए ना मेरे पास फॉरेन करेंसी कम हो जाए। क्योंकि अगर किसी भी कंट्री में फॉरेन करेंसी ज्यादा है तो फॉरेन करेंसी ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया, हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं तभी तो करेंसी आएगी ना। तो अगर आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हो तो डोमेस्टिक मार्केट में गुड्स नहीं होंगे, तो यहाँ पे महंगाई आ जाएगी, तो भी नुकसान है। अगर किसी कंट्री में फॉरेन करेंसी है ही नहीं तो आप मतलब आपके पास करेंसी ही नहीं है तो इंपोर्ट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो किसी भी कंट्री के लिए ना तो फॉरेन करेंसी बहुत ज्यादा होनी चाहिए और ना ही फॉरेन करेंसी बहुत कम होनी चाहिए, मैनेज होनी चाहिए, एक नॉर्मल अमाउंट में होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, मॉडरेट नेचर में। तो वही हमारा सेंट्रल बैंक रोल प्ले करता है कि वो मेरे फॉरेन करेंसी को रेगुलेट करता है कि फॉरेन करेंसी ना बहुत ज्यादा अवेलेबल हो जाए और ना ही बहुत कम अवेलेबल हो जाए। इसीलिए हम लोग इसको कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी कहते हैं। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आता है क्लियरिंग हाउस फंक्शंस। क्लियरिंग हाउस फंक्शंस का मतलब हो गया यहां पे हम लोग जो बात कर रहे हैं वो चेक्स की कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं, चेक की कर रहे हैं। जो चेक हम लोग को मिलती है ना साइन करके हम लोग चेक देते हैं, तो मेरा जो आरबीआई है वो क्लियरिंग हाउस फंक्शन यानी कि चेक्स क्लियर भी कर देता है। चेक कैसे क्लियर करता है, जैसे मेरा एक्सिस में अकाउंट है, आपका एसबीआई में अकाउंट है, आपने मुझे एसबीआई की चेक दी, वो एसबीआई की चेक मैंने अपने एक्सिस बैंक में लगा दी, लेकिन पैसा तो आ जाता है ना। तो कैसे आता है, क्योंकि वो पहले एसबीआई की जो चेक है वो एक्सिस में लगी, एक्सिस वाले उस चेक को भेजते हैं एसबीआई ऑफिस,
SBI से वो पैसा फिर ट्रांसफर होता है मेरे एक्सिस बैंक या मेरा एक्सिस जो बैंक है ना उनके पास, फिर वो ट्रांसफर करते हैं मुझे। इसीलिए जब अदर बैंक्स की चेक होती है तो उसमें 2 से 3 दिन का टाइम लगता है, क्योंकि वो पहले उस बैंक जाती है, फिर वहां से पैसा हमारी बैंक में आता है, फिर हमारी बैंक से पैसा हमारे अकाउंट में आता है। लेकिन अगर वही सेम बैंक का पैसा, मतलब एक्सिस आप भी यूज करते हो, एक्सिस मैं भी यूज करता हूं, आप मुझे चेक दोगे, आप तो कुछ ढूंढने की जरूरत है नहीं, एक ही दिन के अंदर पैसा क्लियर, क्योंकि आपका पैसा मेरे अकाउंट में या मेरा पैसा आपके अकाउंट में, तो इधर उधर किसी और से बात करने की जरूरत है ही नहीं। तो वही चीज है कि जो मेरा सेंट्रल बैंक है वो हमारे जो कमर्शियल बैंक के जो चेक्स होते हैं, SBI का चेक एक्सिस में लगा दिया, एक्सिस का SBI में लगा दिया, SBI का पंजाब में लगा दिया, पंजाब का बड़ौदा में लगा दिया, लेकिन सारे ही चेक्स जो है वो क्लियर हो रहे हैं, किसी का पैसा फंस नहीं रहा है, किसी के पैसे में दिक्कत नहीं आ रही, सभी का पैसा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा है। इसीलिए सेंट्रल बैंक जो है वो क्लियरिंग हाउस फंक्शन परफॉर्म करता है, ताकि कोई भी चेक कभी बीच में फंसे नहीं और हर बायर और सेलर की जो पेमेंट है वो इजीली और टाइमली पे। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट आता है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो मेरी RBI है या जो मेरा सेंट्रल बैंक है वो क्रेडिट रोल, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, यानी जो लोन होता है ना, लोन, क्रेडिट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे जो हम लोग क्रेडिट की बात कर रहे हैं वो है मेरा लोन। तो जो मेरा RBI है वो मेरे लोन को भी कंट्रोल करता है। लोन को कैसे कंट्रोल करता है? RBI डिसाइड करता है, यानी सेंट्रल बैंक डिसाइड करती है कब हमें लोन ज्यादा बांटना है, कब हमें लोन कम बांटना है। इस लोनिंग को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या जो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए हमारे RBI ने 2 तरह के मेथड निकाले, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। यानी कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई या कंट्रोल ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करने के हमारे 2 तरीके होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हमारी टॉपिक जो था वो हमारा सिर्फ इतना था, सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शंस। आई होप सबको समझ में आ गई होगी आज क्लास। थैंक यू क्लास।